Hello, guys. This is Engineer Waqas Ahmed, and welcome again in another podcast with our Managing Director, Shlam Barjar, Pakistan. And this podcast is going to change your job career, your awareness, as long as it concerns with your oil and gas feed industry passion. And welcome, sir, in this podcast. Thank you very much. Sir, It's always pleasure to be talking to you, Ji. Thank you very much for having me again on your podcast, and thank you for the good introduction as well. I would not claim that we will be making a revolutionary change in the careers overnight, but I think what I will try to do today is to provide whatever insight I have achieved over the last many years to see if it can be of any help to your listeners. थैंक यू वेरी मच सर। सर सबसे पहले प्लीज ब्रीफ, हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ श्लम बर्जर इन द एसएलबी स्पेसिफिकली इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। तो देखिए, एसएलबी जो है उसका ग्लोबली हम लोग लार्जेस्ट सर्विस कंपनी है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, और अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स अदर एनर्जी सोर्सेज एज वेल। ट्रांजिशनल एनर्जी की तरफ भी हम लोग जा रहे हैं और डिजिटल फुटप्रिंट की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में तो श्रम बर्जर का फुटप्रिंट जो है एसएलबी का लास्ट 100 ईयर्स के आसपास है, राइट। तो बेसिकली वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑयल एंड गैस सर्विस कंपनीज इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस साल अपने 75 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1949 में हमारा एक जो हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अवेलेबल है, जहाँ पे हम लोगों ने मियाल 3 वेल पे उस जमाने में अटक ऑयल के लिए अपनी सर्विसेज रन की थी। सितंबर बल्कि 19 सितंबर टुमारो इज द डेट वेयर वी एक्चुअली रैन इट इन 1949। तो सर पाकिस्तान में भी कंग्रेचुलेशंस। हमारा थैंक यू। पाकिस्तान में भी हमारा फुटप्रिंट जो है वो 75 इयर्स पुराना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस वक्त पाकिस्तान में भी लार्जेस्ट इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। और जिस तरीके से कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर हम लोग जो है वो बेसिकली इस वक्त ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग एक्सपैंड करें और नए एनर्जी ट्रांजिशन के जो जोन्स हैं उनको एक्सप्लोर करें। वही हमारा पाकिस्तान में भी एम है। हमारा पाकिस्तान में भी एम यही है कि हम ऑयल एंड गैस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको और रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने कस्टमर के साथ ग्रो कर सकें, पाकिस्तान की नीड्स को फुलफिल कर सकें। जो हम लोगों का 7 दहाइयों से ज़्यादा का ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ, उसको मजीद बढ़ा सकें और डिजिटल फुटप्रिंट को भी उसी तरीके से ग्रो कर सकें जिस तरह से अब इंटरनेशनल मार्केट्स में भी डिजिटल फुटप्रिंट एआई एमएल वगैरह की ग्रोथ जो है वो अब ज़रूरी हो गई है। वही पाकिस्तान में हम लोग उसको ग्रो कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक एसएलबी का फुटप्रिंट जो है वो पार्ट एंड पार्सल है पाकिस्तान की एनर्जी फैब्रिक का पिछली 7 दहाइयों से, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इसको हम मजीद इसी तरीके से ग्रो कर सकें। Okay. Sir, next question is very direct kind of thing for the people who are job seekers. What type of job roles Shlam Barjar SLB is actually offering to the fresh graduates? I just want to ask you this question on the behalf of, thousands of job seekers. अच्छा, अब एसएलबी जो है, देखिए लाइक एनी अदर कंपनी, हमारी जो जॉब प्रोफाइल्स होते हैं उसमें 2 तरह के जॉब प्रोफाइल्स आते हैं, बल्कि 3 तरह के मेनली, राइट। एक हमारा जॉब प्रोफाइल जो है वो बेसिकली फील्ड ओरिएंटेड जॉब्स का है, जिसमें हमारे पास टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और सुपरवाइजर्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये बेसिकली इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस डिग्री प्रोफेशनल्स नहीं होते, बट दे आर स्टिल ग्रेजुएट्स, और इनकी स्पेशलिटीज होती हैं, जिस तरह से इलेक्ट्रिशियंस हो गए, मैकेनिक्स हो गए, टेक्नीशियंस हो गए। कुछ हम लोग इन रोल्स के अंदर मिड करियर हायर्स भी करते हैं जिनके पास ऑलरेडी प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है ऑपरेटिंग इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। तो ये तो हमारी फील्ड लेवल पोजीशंस हैं जो कि हम डायरेक्टली हायर करते हैं कंट्री लेवल के ऊपर। उसके बाद हमारी कुछ बैक ऑफिस की पोजीशंस होती हैं जो कि हम लोग डायरेक्टली हायर कर सकते हैं, जो निस्बतन आई वुड से नॉन टेक्निकल रोल्स हैं, जिसमें सप्लाई चेन की पोजीशंस हैं, एचआर की पोजीशंस हैं, लॉजिस्टिक्स की पोजीशंस हैं। ये कुछ रोल्स हमारे पास आते रहते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट्स आती हैं डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस साइकिल, और वो अपने बैक ऑफिस में ये पोजीशंस हम हायर करते हैं लोकली। थर्ड जो हमारी कोर पोजीशन जो हम हायर करते हैं वो इंजीनियर्स की होती है, और इंजीनियर्स की जो कोर पोजीशन है उसमें जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो सेंट्रल होती है, विच बेसिकली मींस के हर साल पूरी दुनिया में एक रिक्रूटमेंट का टारगेट सेट होता है, जिसमें हम लोग अपनी पाइपलाइन को देखते हैं कि हमारे इस वक्त जो अगले प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं। हम लोग ये भी नोट करते हैं कि इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, हमारे पास सरप्लस स्टाफ होगा या हमारे पास कम स्टाफ होगा, कितने लोग जो है हमारे वो रिटायर्स हो रहे हैं, हमें किस टेक्नोलॉजी के अंदर मजीद इंजीनियर्स को डालने की जरूरत है। तो ये एक ग्लोबल जो है बेसिकली एक रिक्वायरमेंट हमारे पास सामने आती है। अब उसमें से जाहिर है पाकिस्तान के बिजनेस को देखते हुए फॉर एग्जांपल हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट भी एक रखते हैं सामने,
कि पाकिस्तान में हमें हर साल अब इतने इंजीनियर्स ऐड करने हैं, और वो फिर जो इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट होती है वो सेंट्रल होती है, विच बेसिकली मींस कि हमारा जो क्राइटेरिया है पाकिस्तान में इंजीनियर्स की सिलेक्शन का, वो एक कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, वो बेसिकली एक कंपनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। तो हमारा रिक्रूटर जो है वो रीजनल रिक्रूटर होता है, और वो फिर बेसिकली उस शॉर्ट लिस्टेड जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनके इंटरव्यूज होते हैं, और उसके बाद प्रोसेस पूरा चलता है, जिसमें से फिर हम इंजीनियर्स के प्रोफाइल्स हायर करते हैं। अब इंजीनियर्स के प्रोफाइल्स जो हैं वो स्पेशलिटी स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें कोई मस्ट नहीं है कोई कैटेगरी के हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल को हायर करते हैं या सिर्फ पेट्रोलियम इंजीनियर्स हायर करते हैं। कुछ हमारी डोमेन्स ऐसी हैं जिसमें ये स्पेसिफिसिटी जो है ये मस्ट हो जाती है। मसलन अगर हमने एक जियोलॉजिस्ट हायर करना है या पेट्रोलियम इंजीनियर हायर करना है, तो जाहिर है उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। उसमें बाज़ मास्टर्स की रिक्वायरमेंट भी आ जाती है। लेकिन जो हमारे जेनेरिक इंजीनियर्स हैं, जो हमारे फील्ड इंजीनियर्स होते हैं फॉर एग्जांपल, उनके लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी में उन्होंने इंजीनियरिंग की हो, इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और हमारी जो एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज हैं उनसे इंजीनियरिंग होनी चाहिए, एक सर्टन जीपीए उनका होना चाहिए, और उसके बाद फिर वो उस पूल में आ जाते हैं जिनको फिर उस प्रोसेस में से गुजारा जाता है। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि कितने हमने इंजीनियर्स हायर करने हैं वो वेरी करती है। इट डिपेंड्स के हमें एक्टिविटी क्या नजर आ रही है, इट डिपेंड्स के हमारे पास जो करंट इंजीनियर्स हैं वो कब मैच्योर होके फील्ड से वापस आ रहे हैं हमारे ऑफिस में, उनको रिप्लेसमेंट कितनी चाहिए है। कितने इंजीनियर्स को हम पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफर कर सके हैं तो उनकी हमें रिप्लेसमेंट चाहिए, कितने इंजीनियर्स हमारे छोड़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, उनकी हमें रिप्लेसमेंट चाहिए। तो उसकी बेस के ऊपर एक पाइपलाइन जो है वो हमारा एचआर डिपार्टमेंट क्रिएट करता है, उसकी बेस पे फिर वो सीवी शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर वो सेंट्रल रिक्रूटमेंट टीम के पास जाते हैं, और फिर वहां से ये प्रोसेस शुरू होता है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ एलैबोरेटिव आंसर। अगला मेरा क्वेश्चन इसी से रेलिवेंट है कि सीजीपी के बारे में भी आपने बता दिया, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता दिया। व्हाट आर द मेजर क्वालिटीज़, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के साथ अटैच होती हैं, जो शायद हमें खुद को टेक केयर करना होती हैं। वो क्या क्वालिटीज़ आप देखते हैं एक यंग टैलेंट के अंदर? कैन यू प्लीज़ गिव अ ये बहुत ब्रीफ? अच्छा सवाल है, बिकॉज देखें एक चीज तो है कि हमें इंजीनियर्स चाहिए हैं, एक सर्टन जीपीए हमें चाहिए होता है, वो इसलिए जरूरी होता है सर्टन यूनिवर्सिटी सर्टन जीपीए, बिकॉज वो हमारा जो फर्स्ट फिल्टर पॉइंट आता है उसमें हमें आसानी पैदा कर देता है कि ठीक है आपने एक accredited यूनिवर्सिटी से एक पूल ऑफ इंजीनियर्स लिया, उसमें से आपने सर्टन इंजीनियर्स चूज किए जिन्होंने एक सर्टन क्वालिफाइड जीपीए को अचीव किया था। तो अब हमारे पास जो पूल आया है वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अच्छे स्टूडेंट्स का पूल आया है। उसके बाद जो है बेसिकली प्रोसेस वो रिक्रूटमेंट का स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग इंटरव्यूज और डिफरेंट हमारे जो जो रिक्रूटिंग के दौरान हमारे टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें से फिर वो शॉर्ट लिस्टिंग होती है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि देखें, जो कंपनीज हैं वो ट्रेनिंग्स, अक्सर जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपनी ट्रेनिंग्स खुद करा रही होती हैं, तो उसमें हम लोगों को पर्सन से ज्यादा पर्सनैलिटी हायर करनी होती है। बिकॉज अगर आपकी पर्सनैलिटी जो है वो कंपनी की एम्बिशन से, कंपनी के कल्चर से मैच करती है, तो जो इंटरनल हमारी ट्रेनिंग्स हैं वो तो हम खुद करा रहे होते हैं, तो इट्स मोर अबाउट द पर्सनैलिटी देन द पर्सन और द हिस्ट्री, राइट? सो एसेंशली वो पर्सनैलिटी हम लोग ढूंढ रहे होते हैं। अब उस पर्सनैलिटी में क्या ट्रेड्स हैं? उस पर्सनैलिटी में ट्रेड्स ये हैं कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप एम्बिशन है, आपका क्या एम्बिशन है, आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि जो आप जॉब जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं। मतलब आपको बेसिकली एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि वाई ऑयल एंड गैस, और ऑयल एंड गैस में अगर आप जाना चाहते हैं या इन जनरल आप एनर्जी सेक्टर में आना चाहते हैं तो वाई एसएलबी, और एसएलबी में अगर आप आना चाहते हैं तो वाई दिस पर्टिकुलर बिजनेस लाइन जिसमें आपने अपने आप को पुश किया है फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट के लिए। तो आपका कैरियर का गोल क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, ये इंटरव्यू में एक की एस्पेक्ट होता है जो कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एसएलबी। देखिए बेसिकली, और ये जो इंटरव्यू होता है ना ये हमेशा इट्स टू वे प्रोसेस। आप भी कंपनी को जज कर रहे होते हैं कि इज दिस द राइट फिट फॉर मी आल्सो, एंड कंपनी भी आपको जज कर रही होती है, सो इट्स अ टू वे प्रोसेस एज वेल इन दैट सेंस। सेकेंडली, जिस तरह से मैंने कहा कि बहुत सी कंपनीज हैं, तो वाई एसएलबी, और एसएलबी के अंदर फिर आपका जो रिज्यूमे आपने दिया है हमें, उसमें हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि आपका इंटरेस्ट ड्यूरिंग दी इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल या ड्यूरिंग सप्लाई चेन, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स थे वो किस डायरेक्शन में रहे थे। तो उसके बाद आपने अगर एक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, एनर्जी इंडस्ट्री को चूज किया तो क्यों चूज किया, तो वो जो चीजें हैं वो हम लोग उसके ऊपर फोकस करते हैं। कुछ आपके जो आप क्वेश्चंस होते हैं वो जेनेरिक होते हैं, वो अगेन यही यही देखने के लिए होते हैं कि आप बेसिकली फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। मतलब मैं आपसे अगर पूछूं कि
अभी आपने एसएलबी ज्वाइन कर लिया, 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? ठीक है, आप आज एसएलबी को ज्वाइन कर रहे हैं, आप 25 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? ठीक है, आपके ज़हन में उस जगह तक पहुँचने का खाका है या नहीं है? अगेन देखें, इस तरह के जो सवालात होते हैं ना, वो उनका कोई फिक्स्ड या सही आंसर नहीं होता। दिस इज़ मोर अबाउट जजिंग द पर्सनैलिटी, कि आप खुद को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपने पैशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपने जर्नी को आप देख सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। जब मेरी एक रिक्रूटिंग हुई थी तो उस वक्त हम लोगों को बेसिकली कहा गया कि आपने चीज़ों को के ऊपर प्रेजेंटेशन देनी है, और उसमें बड़ा पर्टिकुलर चीज़ ये थी कि जो आपने इस ऐसी चीज़ के ऊपर प्रेजेंट करना है जो आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, जो आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा सब्जेक्ट आप चूज करें जो कि आपको, मतलब उसका आपकी टेक्निकल नॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको प्रेजेंट करें। उस मकसद उस प्रेजेंटेशन का ये नहीं है कि आपको टेक्निकली जज करना है। उस प्रेजेंटेशन का मकसद ये है कि हमने आपको ये जज करना है कि आपको चीज को, अपने आप को बेचना आता है कि नहीं आता। दैट इज इम्पोर्टेंट। सिमिलरली मुझे याद है कि जब मेरी रिक्रूटमेंट हो रही थी तो दे गेव मी अ ड्राइंग। वो एक कोई हमारा एक वायलिन के बिजनेस डिजाइनर उसका टूल था। अब मेरा चूंकि एसएलबी से कोई ताल्लुक नहीं था तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो ड्राइंग किस चीज की है। और हमें ये कहा गया था कि आपने आधे घंटे में ये इंजीनियरिंग ड्राइंग देखनी है और हमें एक्सप्लेन करना है कि टूल क्या करता है। अब जाहिर है, अब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो टूल क्या करता है। आइडिया सिर्फ ये था कि क्या आप एक लॉजिकल तरीके से, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एनालिटिकल तरीके से उस टूल में देख के कि अच्छा ये लगा हुआ, ये लगा हुआ, आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। द होल आइडिया इज कि कैन यू हैव अ लॉजिकल थॉट प्रोसेस गिविंग अ फ्यू साइंस एंड सिम्टम्स। Okay. बाकी एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि आप एसएलडी में नहीं रहे हुए तो आपको अंदाजा नहीं होगा वो टूल क्या करता है। सो द आइडिया इज नॉट टू जज योर authenticity of what that tool does. The idea is to judge if you are able to create a story around what this tool may do based on the components you see on the drawing. तो Okay. वो चीज जो है ना, that is something where the skill set in terms of explaining yourself comes to the front. So इस टाइप की चीजें जो हैं ये do do expect these type of questions when you're going to interview for any international company. अच्छा सर, यहाँ पे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए आई विल जस्ट पुट अनदर क्वेश्चन, जस्ट अ सिचुएशनल थिंग, लाइक इफ यू हैव टू लाइक कैंडिडेट्स, ठीक है, आप ए और बी, ए का सीजीपीए बहुत अच्छा है एंड बी इज हैविंग लिटिल बिट लोअर सीजीपीए, बट कम्युनिकेशन स्किल्स का गैप है। यही जो चीज़ अपने प्रीवियस आंसर में आपने बताई, स्टोरी मेकिंग एंड इलेबोरेशन, एक्सप्लेनेशन, वो कम सीजीपीए वाले के पास ज़्यादा है जबकि अच्छे सीजीपीए वाले के पास कम है। सो आप किसको प्रेफर करेंगे हायरिंग प्रोसेस में, किसको ज्यादा स्कोर देंगे? अच्छा देखें, जो रिक्रूटमेंट होती है ना, दिस इज, ये एक होलिस्टिक चीज होती है। ये एक पर्टिकुलर एक कंपोनेंट को नहीं देख रही होती। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, अगर मुझे बेसिकली इसको अलाइन करना पड़े, तो जिस तरह से मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया कि जो सीजीपीए है वो तो फर्स्ट फिल्टर है। ओके ओके आपने कहा कि जी मैंने 3.8 जीपीएस से ऊपर लेने हैं लोग सारे। अब जो ओके भी आपके पास आए हैं वो 3.8 से ऊपर आए हैं। सो ओके दैट ओके फर्स्ट फिल्टर इज डन। ओके ओके ठीक है, उसके बाद जिन लोगों को भी आपने इंटरव्यू के लिए कॉल किया है वो उस लेवल को क्रॉस करके आए हैं कि उन्होंने जो मिनिमम क्राइटेरिया जीपीए का था वो अचीव कर लिया है। ओके उसके ओके बाद फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स इज योर इंटरनल टेस्टिंग प्रोसेस। जो यूनिवर्सिटी का टेस्टिंग प्रोसेस था उसने आपको एक फर्स्ट लेवल ऑफ फिल्टर प्रोवाइड कर दिया है। अब आपकी असेसमेंट ये है कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ए से अगर एक बंदे ने 3.8 जीपीए से ऊपर लिया हुआ है, सो दैट मींस कि दैट पर्सन इज अ शार्प इंजीनियर। ठीक है, ओके ओके उसका इंटेलेक्ट अच्छा है, उसने वो इंटेलिजेंट है, उसने अच्छा स्कोर किया अपने कोर्सेज में, तो उसका टेक्निकल नॉलेज रीजनेबल होगा। दैट पासिस द फर्स्ट क्राइटेरिया। ओके ओके उसके बाद आप उसकी कुछ टेक्निकल नॉलेज जज करेंगे। आप फॉर एग्जांपल मेरे सामने अगर एक प्रोजेक्ट आया होगा, फाइनल प्रोजेक्ट, तो मैं कुछ क्वेश्चन उस पर करूंगा टू अंडरस्टैंड कि इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन क्या थी उस इंडिविजुअल की, उसको टेक्निकल डेप्थ कितनी है। जाहिर है, अब देखें, मेरा रिक्रूटर जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, और एग्जैक्टली सामने जो जिस बंदे का इंटरव्यू ले रहा है या जिस खातून का इंटरव्यू ले रहा है, शी कुड बी एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ओके तो अब ओके रिक्रूटर जो है वो टेक्निकली तो उस चीज के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकेगा, बट व्हाट द रिक्रूटर कैन आस्क इज कि एक्सप्लेन टू मी व्हाट दिस प्रोजेक्ट डज, ओके ओके explain to me your contribution on this project, explain to me what's new that you created in this project। ठीक है, तो वो उस तरह के जेनेरिक क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद इट इज ऑल अबाउट जजिंग द पर्सनैलिटी, कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं। जब हम आपको एक टीम्स में डिवाइड करेंगे तो उसमें आपका क्या बिहेवियर है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल, आर यू कोलैबोरेटिंग और आर यू ट्राइंग टू बी अ वन मैन शो।
ठीक है, आप ओके। टीम वर्क कर रहे हैं या आप लीडरशिप को ये समझ रहे हैं कि सब कुछ मैंने करना है, आप लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं विच बेसिकली शो यू द पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आपका आ जाता है किसी जगह पे, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको कहा जाता है कि आपने किसी दूसरे की प्रेजेंटेशन को क्रिटिक करना है, तो आप उसको किस तरीके से क्रिटिक कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हर एक स्टेप के ऊपर एक इंटरवेंशन भी होती है जिसमें हम लोग ये चेक करते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है। उसके बाद हम ये भी चेक करते हैं कि अच्छा, अंडर प्रेशर आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहता हूँ कि जी आपके पास ये 15 मिनट का टाइम है और उसमें आपने स्टूल को असेंबल करना है, और वी कीप टेलिंग यू कि टाइम खत्म होने वाला है, हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट प्रेशर सिचुएशन। अब अगेन, जैसा मैंने कहा कि वी डोंट एक्सपेक्ट कि आपको पता होगा कि उस टूल को आपने असेंबल कैसे करना है, बिकॉज यू हैव नॉट सीन दैट टूल बिफोर। The whole idea is not to have a finished tool in front of you. The whole idea is to judge how do you act under pressure, how do you work as a team, how do you lead in a team, manage conflicts, all of those kind of things, right? तो उस चीज को जज करते हैं during the interview process, because again, जैसा से मैंने कहा कि we want to hire the right personality that matches with the ambitions of the company. It is not about hiring the person anymore, it's about hiring the right personality. उसके बाद फिर of course we have to give them our own internal training, जिसमें फिर वो लोग जो हैं वो टेक्निकली भी ट्रेन उनको किया जाता है, उनको सेफ्टी पे भी ट्रेन किया जाता है, उनको हमारी एथिक्स पे, हमारी वैल्यूज पे भी ट्रेन किया जाता है। वो फिर सेकंड प्रोसेस आ जाता है। लेकिन आपको उस फिल्टर में से वो लोग निकालने हैं जो कि एक सर्टन एकेडमिक क्राइटेरिया को क्रॉस करके आए, और उसके बाद एक सर्टन कल्चरल और पर्सनैलिटी क्राइटेरिया को भी वो मीट करते हैं। ओके। देन द चांसेस आर फॉर दिस पर्सनैलिटी टू स्टे अलाइंड विद द कंपनी लॉन्गर। ओके, दैट्स अगर मैं दैट्स एक ग्रेट। ऐसा एकेडमिकली क्वालिफाइड पर्सन हायर कर लेता हूँ जो कि पर्सनैलिटी वाइज, अपने आई वुड से प्रिंसिपल वाइज, अपनी एम्बिशन वाइज इज नॉट मैचिंग द ड्राइव दैट द कंपनी वांट्स, तो वो सरवाइव नहीं कर सकेगा, बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा एक इंडिविजुअल की पर्सनल एम्बिशन में और कंपनी की अलाइनमेंट के साथ। तो हमने कोशिश करनी होती है कि ये एज क्लोज एज पॉसिबल हम मैच कर सकें। ओके, दैट्स ग्रेट सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन, पहले पॉडकास्ट में भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, और अगेन बिकॉज आई थिंक वी नीड टू एड्रेस सच काइंड ऑफ थिंग्स अगेन एंड अगेन। आप जैसे जो लोग हायर पोजीशंस पे सर्व कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ लीडरशिप ऑफ सच अ बिग कंपनी, डिग्री के मामले में बहुत सारे लोग बात करते हैं, जो नए नए मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टारगेट एनीबडी, बट देयर इज अ मिसकंसेप्शन विच इज बीइंग सोड इन द माइंड्स ऑफ यंग पीपल। डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? डिग्री करने का कोई मतलब, बिला झिझक ये अल्फ़ाज़ कहे जाते हैं, एंड वी आर डिग्री होल्डर्स, वी आर इंजीनियर्स, वी हैव टू सेव दैट कम्युनिटी, टू कन्वे दिस मैसेज के डिग्री का क्या फ़ायदा होता है, डिग्री व्हाट डिग्री इज़ एक्चुअली प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल। प्लीज़ इस पे थोड़ा-सा, आपने पहले भी बड़ा अच्छा किया था, मुझे जवाब दिया था, आज अगेन आई वांट यू टू एड्रेस ऑन दिस पॉइंट। अच्छा, अब डिस्क्लेमर, व्हाटएवर आई एम सेइंग इज माय पर्सनल ओपिनियन एज वेल। देखिए, मेरे नजदीक जो है ना, यस, स्पेशलाइजेशन आ रही है, स्किल्स का दौर आ रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, व्हिच बेसिकली मींस कि डिग्री विल बी इन माय, अच्छा, मैं, मेरा ओपिनियन इसमें ये है कि you will need a combination of two different kind of positions going forward। ठीक है, एक वो positions हैं जिसमें आप कहते हो कि मैंने skills acquire की हैं, और वो स्किल मैं दुनिया में किसी भी बिजनेस के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं एक 5-6 कोर्सेज करता हूँ और मैं एक अकाउंटिंग की, बुक कीपिंग की स्किल एक्वायर कर लेता हूँ। अब चूंकि मुझे बुक कीपिंग आती है, अकाउंट्स मुझे मेंटेन करना आते हैं, तो वो फिर मैं किसी भी कंपनी की बुक कीपिंग कर सकता हूँ, नो इश्यूज देयर। ठीक है, वो मैं कर सकता हूँ। ओके, ओके। लेकिन अगर मैंने लॉ फॉलो करना है, अगर मैंने लॉयर बनना है, तो उसके लिए जरूरी है कि मेरे पास एक क्वालिफाइड डिग्री हो, ताकि जब मैं प्रेजेंट कर रहा हूं अपने कस्टमर को या अपने क्लाइंट को, तो देर इज अ क्लियर मैंडेट जो कि मुझे अंडरस्टैंड मैं कर रहा हूं कि मेरी लाइबिलिटीज क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो वहां पे मुझे डिग्री की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। सिमिलरली, अगर तो मैं, मेरी एक स्किल सेट है ड्राफ्टिंग की, मैं वो स्किल एक्वायर कर लेता हूँ कि मुझे कोई भी एक
डिजाइन मिलता है उसको मैं ड्राफ्ट कर सकता हूँ, मुझे ऑटोकैड आती है, इट्स अ स्किल, ठीक है, एक्सीलेंट, एंड दैट स्किल सेट विल बी रिक्वायर्ड। ओके लेकिन उसके मुकाबले में अब अगर मुझे एक रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने एक स्ट्रक्चरल डिजाइन करना है ब्रिज का, तो उसके लिए मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी? बिकॉज मैं एक सुपरफिशियल ड्राफ्टिंग की बात अब नहीं कर रहा हूं, मैं अब बात कर रहा हूं एक ऐसी स्किल की कि जहां पे मुझे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए है कि मटेरियल कंप्रेशन में कैसे ऐड करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किया जाएगा, उसके स्ट्रक्चर में फ्लॉज हो तो उनको उनको रिकवर कैसे किया जाएगा, उसका एक हर किस्म का लोड एनालिसिस कैसे किया जाएगा। ये एक स्किल नहीं है, अब ये कम्बिनेशन ऑफ स्किल्स है। तो डिग्री क्या है? डिग्री इज बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ स्किल्स। स्किल क्या है? इट इज मास्टरी इन वन पर्टिकुलर फैसेट। कि ओके मैं एक आइडियल ड्राफ्ट्समैन हो गया हूँ, मैं एक आइडियल अकाउंटिंग बुक कीपर हो गया हूँ। एक जो बंदा जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री कर रहा है, उसके पास कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स है जो कि कंबाइन करके एक डिग्री में ऐड किया गया है, ठीक है। उसको थोड़ी बहुत बुक कीपिंग भी आती है, उसको थोड़ी बहुत अकाउंटिंग भी आती है, उसको अकाउंट मैनेजमेंट भी आती है, उसको फाइनेंशियल बुक्स भी रीड करना आता है, उसको बैलेंस शीट्स भी रीड करना आता है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स है, तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप अपनी स्किल्स को एडवांस करके एक पर्टिकुलर नॉलेज एरिया के अंदर तो एक्सेलरेट अपने आप को कर सकते हैं, लेकिन आप उस स्किल की बेस के ऊपर जो डिग्रीड आपकी पोजीशन है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ओके उस डिग्रीड पोजीशन में कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स है जो कि ये आगे दिया गया। सिमिलरली इंजीनियरिंग है, अब मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं बेसिकली मेरे पास एक 4 साल के अंदर 5-6 स्किल्स को कंबाइन किया गया है, उसमें से कुछ स्पेशलिटीज को कंबाइन किया गया है, मुझे डिग्री दी गई है। अब हो सकता है कि मैं यस मुझे कोई बंदा कहे कि जी आप एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करें, तो मे बी somebody who has a very advanced skill set of electrical circuitry will be better than me। लेकिन एक पूरा सिस्टम डिजाइन करना हो जिसमें मुझे एंड टू एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई करनी पड़ती हो, जहां पे सर्किटरी इज अ पार्ट ऑफ दैट स्किल, तो वहां पे इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो यूज करनी पड़ेगी। फाइनली डिग्री करती क्या है? अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज एन इंजीनियर, और व्हाई डू वी से कि जी हम इंजीनियर हायर करते हैं, स्पेशलिटी से फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग जो है वो एक माइंड सेट है। इंजीनियरिंग माइंड सेट ये है कि जी मुझे किसी भी प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करने के लिए उसको ब्रेक डाउन करना, उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को असेस करना, उन कंपोनेंट्स के अंदर जो मिस्टेक्स या एरर्स हैं उनको रिमूव करना आना चाहिए, ताकि जब मैं उनको वापस कंबाइन करूं तो वो मशीन चल सके या वो सर्किट चल सके। दैट इज व्हाट इंजीनियरिंग इज अबाउट। It's about breaking down a problem into smaller pieces which you can logically analyze and fix so the whole system works। और ये जो माइंडसेट है एनालिटिकल एनालिसिस का, ये अप्लाई होता है ना सिर्फ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स पे, पर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट पे, किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर, चाहे वो बिजनेस का प्रॉब्लम है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम है, चाहे वो सप्लाई चेन का प्रॉब्लम। तो इसलिए हम इंजीनियरिंग माइंडसेट को हायर करते हैं, बिकॉज दैट माइंडसेट हेल्प्स अस टू डेवलप दिस काइंड ऑफ अ मैनेजमेंट स्किल गोइंग फॉरवर्ड। तो मेरे नजदीक डिग्रीड पोजीशंस जो हैं दे विल बी रिक्वायर्ड। ओके अब इसमें एक जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि वी आर नो लॉन्गर लिविंग इन टाइम कि जहां पे मैं कहूं कि जी मैंने 1998 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ली थी, आई कैन कंटिन्यू विद दैट डिग्री अंटिल आई रिटायर। दोस टाइम्स आर गॉन। ओके ओके अब मुझे एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम्म डाटा एनालिटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो मैं अपने 20 साल बाद पढ़ रहा हूँ। तो मतलब मैंने भी रिसेंटली एक डिजिटल बिजनेस एनालिटिक्स का 1 हफ्ते का कोर्स किया हुआ है, बिकॉज जब मैंने इंजीनियरिंग की थी तब ना डिजिटल एनालिटिक्स अवेलेबल था, ना एआई था, ना मशीन लर्निंग थी। अब अगर मैं ये कहूँ कि जी वो इंजीनियरिंग मैंने कर ली थी तो अब काफी, नो इट इज नॉट। यू आर लिविंग इन द टाइम कि जहां पे आपको अपनी डिग्री को कंटिन्यूअसली सपोर्ट करना पड़ेगा with additional skill sets that you will have to achieve through short courses, through exposure to skills, to continuously add on to your skills। That I fully agree with। skill set आपको अपना अब अलाइव रखना पड़ेगा, आपको लर्न एंड अनलर्न करना पड़ेगा। वो अब एक कंटिन्यूस लर्निंग का प्रोसेस है जो कि आई डोंट फोर्सी गोइंग बैक। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों को एक जो 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री है वो बेसिकली जो एनालिटिकल माइंडसेट है वो खत्म हो जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट अभी भी रहेगी। ओके थैंक यू वेरी मच। अच्छा अगला मेरा बड़ा मासूमाना सा क्वेश्चन है, वो ये है कि हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑन द बिहाफ ऑफ आवर इंजीनियरिंग कम्युनिटी जॉब सीकर्स। ये बड़ा सवाल पूछ रहा था कि
जॉब इंटरव्यू शुरू होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जहाँ पे आकर हमारे 99.99% जो इंजीनियर्स हैं ना वो स्टक हो जाते हैं। फ्रॉम योर अप्रोच कैन यू प्लीज गाइड अस के इस सवाल को जेनेरिकली या एक इंटरव्यू के कमरे में बैठा हुआ बंदा कैसे इसको एड्रेस करे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी जॉब इंटरव्यू? नहीं, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, देखें, आपको जो है ना अंडरस्टैंड ये करना चाहिए कि उस कंपनी की क्योंकि हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है, और आपका क्वेश्चन है कि मैं अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करूं, ठीक है, कि हु एम आई। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसी कंपनी में जा रहे हैं जहां पे आपको अंदाजा है कि आपको एक पोजीशन के ऊपर लॉन्गर टर्म स्टेबिलिटी से बैठना पड़ेगा, ठीक है, तो वहां पे अगर आपका आंसर फॉर एग्जांपल ये हो कि आई एम द पर्सन हु वांट्स टू seek challenges continuously and wants to look for change every day, this may not fly very well because the job you are seeking requires you to be stable for a longer period of time. ओके। इसी तरीके से अगर आप एक ऐसी कंपनी में जॉब अप्लाई कर रहे हैं जहां आपको पता है कि वो कंपनी हर 2-3 साल के बाद आपको डिफरेंट पोजीशन देना चाहती है, तो वहां पे इट विल बी अ बेटर आंसर टू से कि जी ठीक है, आई लुक फॉर न्यू चैलेंजेस एंड आई एम हैप्पी विद द चेंज, आई लाइक टू एक्सेप्ट न्यू चेंज एज अ चैलेंज एंड आई लाइक टू अडॉप्ट न्यू कल्चर्स। फिर वो जवाब वहां पे सूट करता है। ठीक है, तो आपको ये तो ये अंडरस्टैंड करना है कि आप किस पोजीशन और किस कंपनी के लिए जॉब सीख कर रहे हैं, एंड योर आंसर हैज टू बी दैट वे। सेकेंडली, देखें, यू नीड टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आप एक रिमेंबर कि जो आपके सामने बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है वो सैकड़ों लोगों के इंटरव्यूज ले चुका है। ठीक है, ही हैज सीन थ्रू अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, he can see through you. So it is best to be very honest. Okay, this is who I am. This is what I like to do. This is what my ambition is. This is where I see myself few years from now. Uh, I if I you have to describe yourself. हम लोगों की description क्या होती है कि okay, who are you? जी, my name is Zoresh Tariq and I've been engineering from UT Lahore. The recruiter knows that. He has his CV. He has your CV in front of him. उसको पता है कि आपका नाम जोरेश तारिक है, आपने UT लाहौर से ग्रेजुएट किया है. This is not the information he is looking for. Who is looking for is कि who is Zoresh. If I reply, I will say कि I'm Zoresh Tariq. I've done my engineering. I love to travel. I'm a hiker. I've done K2 base camp. I love to take new challenges. In this regard, I love nature, and that brings me to being an ambition where I can have a career which allows me to travel, so I can enjoy work and at the same time enjoy life as well. Now that is an answer that may be more suitable, because now you have described what attracts you to the job while also explaining what you want to do. जो 5-6 चीजें कंपनीज जो हैं वो ढूंढ रही होती हैं जब वो आपसे इंटरव्यू कर रही होती हैं, आपका कैरियर का गोल क्या है, व्हाट डू यू वांट टू बी। ठीक है, सिमिलरली विच इज लिंक टू द फैक्ट कि आपका एम्बिशन क्या है। आपने 10 साल के बाद अपना बिजनेस करना है, आपने कंपनी में ग्रो करना है, आपने ट्रेवल करना है, आपने फैमिली सेटअप करनी है, यू वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान, यू वांट टू स्टे इन पाकिस्तान, आपका एम्बिशन क्या है। ठीक है, आप अगर कहते हो कि जी मैं एक लीडर हूँ, ठीक है, तो expect the next question to be give us an example of a situation where you have to act as a leader. Similarly, अगर आप कहते हो कि मुझे इनिशिएटिव लेना अच्छा लगता है, मैं बेसिकली क्रिएट करता हूँ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, फॉर ग्रोथ, फॉर इम्प्रूवमेंट, दे मे आस्क यू कि टेल अस अ टाइम, लास्ट टाइम जहाँ पे आपने एक एग्जांपल जहाँ पे आपने कोई एक चीज हो रही थी और आपने अपना इनिशिएटिव लेके उसको चेंज किया द वे यू थॉट इट वाज, राइट। सो remember कि whatever you are answering, the next question will be to give an example of when did you last do it. ठीक है, for example, SLB में, Schlumberger में, because we move people a lot, तो उसमें change management is a critical aspect. Adaptability. Are you comfortable with change? Are you comfortable and can you adapt to different positions? If you say yes, so we may ask you as a recruiting team, KG, tell us a time in your life when you were in an uncomfortable position. How did you overcome it? What did you do? Right. So these kind of questions are the ones where Pakistan के specific, for example, पाकिस्तान में हम लोग जो हैं वो सिक्योरिटी सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई रिस्क प्रोफेशन में भी काम करते हैं। ठीक है, तो we may ask you, are you comfortable working in high risk locations, and how will you adopt yourself to work in a high risk location in Pakistan? So remember कि आपके जो answers होंगे अपने बारे में वो
लीड करेंगे उन क्वेश्चंस को जो कि कंपनी भी सीक कर रही है। आपकी कमिटमेंट क्या है जॉब के साथ, आपकी फैमिली के साथ कमिटमेंट कितनी है, हाउ हाउ इम्पोर्टेंट इज द फैमिली टू यू। आई मे आस्क यू दिस क्वेश्चन के अच्छा जोरेज, आपने मुझे बताया कि आपको हाइक करने का भी शौक है और आपने जो है वो इंजीनियरिंग में टॉप भी किया है, सो यू स्टडी वेल, यू हाइक, हाउ डू यू बैलेंस दीज टू थिंग्स? हाउ डू यू बैलेंस योर वर्क विद योर लाइफ? In future, how do you want to have this work life balance, and how will it match with the ambition for you to become, for example, the president of the company 20 years from now? How do you look at that? So ye jo cheezein hai na, these things are the critical leading comments that you should expect in an interview. And that's how you should test yourself when you are जा रहे हो interview देने के लिए। तो आप again summarizing it is कि remember the position you are applying and the company you're applying to, and what does that company stand for. Okay. Basically, is that company a company which is looking for stable positions in one location, for example, or is it a company that's looking for hiring somebody who is open to mobility? It does not mean, by the way, that SLB will only hire people who are mobile, but it's just that these questions will come, and if you're not comfortable moving, there's no issues. I mean, basically हमारी कई positions ऐसी हैं globally जो कि engineering की हैं, जो हमारे technical experts, and they don't move. But this is something which you should remember when you are going for the interview. ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ने वाले क्वेश्चन, इस सवाल के दो पार्ट्स हैं। पहला ये है कि इंटरव्यूज़ के अंदर जो सवाल पूछा जाता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, लोग स्ट्रेंथ बता देते हैं, वीकनेस बताते हुए दे आर लाइक ओके मैं क्या बताऊं। बहुत सारे लोग बड़े फनी क्वेश्चन आंसर्स भी देते हैं। इसको कैसे एड्रेस करना चाहिए व्हेन दे आर सिट इनसाइड द जॉब इंटरव्यू? ये एक पार्ट कर लें, और टाइम की एक लिमिट को देखते हुए द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द यू नो बेस्ट टिप्स यू वांट टू कन्वे टू द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, उनको इस टाइम पे अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए क्या करना चाहिए? Both are very good questions, right? So first thing is कि देखिए जो again डिस्कस से मैंने कहा कि what we are looking for mostly is an honest answer, right? So nobody is perfect, right? अगर आप basically you've scored the best GPA and you're the best candidate ever, ऐसा नहीं हो सकता, जाहिर है। So basically आपको अपनी weaknesses पता है, और weaknesses by the way doesn't have to be कि जी मैं physics में कमजोर हूँ या maths में कमजोर हूँ। For example, I have a weakness to listen. This is my weakness. Okay. I listen less and talk more. So I'm fun about it. Okay, there is something which I would like to work more, and that is my listening skills. And I have been reading books about it and this and that, but that's my weakness, right? Okay. I smoke, for example. One candidate might say, I smoke. That is something which I've been trying to quit, and I would really like to work on this to quit. And maybe if I'm part of SLB and I'm working in the field, and I'm assuming that that kind of a discipline will help me to quit smoking as well. So relate that to your job, but be very honest. We all have weaknesses. I don't get up on time. I have this issue that I cannot prioritize my calendar very well. Your weakness can be something which from your daily life. And I think our family always tells us कि यार तुम हमेशा लेट हो जाते हो, तुम टाइम पे नहीं काम करते हो, अपने आप ऑर्गेनाइज करो. That is your weakness. Okay. And basically describe it as it is. So I think that is something that is very important. Strength जो है ना वो basically आपको highlight वो करनी चाहिए जिसकी आप examples दे सको. This is very very important. कि अगर आप कहते हो कि जी मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे अगर टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, I make sure that I get it finished on the time it is given, and I do whatever I have to keep the team working on it. Immediate question next, आपसे किया जा सकता है कि अगर आप किसी टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आपकी मेन प्रायोरिटी क्या है उस टीम को मैनेज करने के लिए? एक्सपेक्ट दैट आंसर टू कम. सिमिलरली अगर आप कहते हो कि जी मैं एक टीम प्लेयर हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकता हूँ, so expect the next question to be, give me an example of a situation where you had a conflict and you managed to resolve it, right? So strength के ऊपर तो questions आपसे आ सकते हैं. अब जो आपका second question है, very critical question है, और ये है कि जी what can the students do? सबसे first चीज तो ये है कि they need to learn how to sell the brand called me. Okay. You need to learn how to sell yourself, number one. Number two, you need to sit and think what sets you apart. अगर मेरे सामने 10 लोग हैं, 10 लोग इंटरव्यूज हो रहे हैं, why should I choose you? What sets you apart, right? So make sure that you use your strengths to set yourself apart, and that should be very very clear to you. अब इन दोनों चीजों के लिए
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको चाहिए होगी दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके और यहाँ पे मुझे एक इशू आता है हमेशा जब मैं यंग जनरेशन से गुफ्तगू कर रहा होता हूँ कि हमारे लोगों को पता है कि उनको क्या पता है, बट आई ऑलवेज टेल देम कि यू नो व्हाट यू नो, but can you tell others what you know? You know what you have, but can you sell what you have, right? So that ओके part of communication is very, very critical. So learn how to communicate. अच्छा, इसका ये इसमें मतलब मैं नहीं। आपको ये बड़ा प्लीज गो अहेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आप आगे, यूनिवर्सिटीज भी शायद इसमें पता नहीं क्या रोल अदा कर रही हैं, बट आप अपनी तरफ से कुछ टिप्स बता दें कि कम्युनिकेशन का पता है हम सबको कि है मसले हैं, 99% लोगों के अंदर मसले हैं जो यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं। सो क्या टिप्स देंगे यहाँ पे सोल्यूशन, ताकि वो प्रैक्टिसेस करें डेली बेसिस पे एंड दे कैन गेट ओवरकम इट। अच्छा, उसमें एक तो चीजें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब तो हमारे पास चूंकि सोशल मीडिया की वजह से देर इज अ लॉट ऑफ यूट्यूब मटेरियल अवेलेबल सोशल मीडिया के ऊपर कि टेड आपकी स्पीकिंग टॉक। स्पीकिंग स्किल्स, टेक टॉक्स हैं, स्पीकिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव हो सकती हैं। यस एक तो यस। उनको सुने, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि रिमेंबर कि सारे जो ये इंटरव्यूज वगैरह होंगे ये इंग्लिश में होंगे, ठीक ओके है, ओके। बिकॉज यू आर अप्लाइंग। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मल्टीनेशनल कंपनीज की, यस यस अब ऑफ ठीक है, कोर्स। तो उसमें ज़्यादा इंटरव्यूज जो हैं वो आपके इंग्लिश में होंगे, तो इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स ओके बिकॉज दैट विल काउंट, ठीक है। ओके नॉट ओके। मैंडेटरी बाय द वे, बिकॉज we understand कि we are hiring somebody who has a local experience, so of course over the period of time the English will improve, but at least be able to communicate better. Thirdly ये है कि मैं recommend लोगों को हमेशा करता हूँ कि चाहे आपको आता है या नहीं आता, आप एक किसी सब्जेक्ट के ऊपर राइट समथिंग योरसेल्फ, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड टॉक अबाउट इट, ठीक ओके है। ओके। अपने आप को अपना लिखा हुआ सुनाएं, हम्म। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आप किस स्ट्रेंथ से बोल रहे हैं, किस स्ट्रेंथ से नहीं बोल रहे हैं। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज यू कैन डू। ओके ओके। खुद किसी चीज के ऊपर लिखें और उसको शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को सुनाएं। ठीक है आप ठीक है अपने आप से प्रॉपर तरीके से स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन से बात करें, ठीक है and ठीक if है। you can convince yourself in front of the mirror, you यस can यस convince others also. यस So do यस this यस exercise, this will यस help you. यस। थैंक यू वेरी मच रज भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही वैल्यूएबल इनसाइट शेयर की। आई होप के दीज थिंग्स, जैसे आपने शुरू में कहा कि आई कांट से कि मैं किसी की लाइफ चेंज कर सकता हूँ, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो भी आपने शेयर किया दैट वाज इनफ, कि कोई भी इंडिविजुअल ग्रेजुएट और जिसने जो भी एक पैशनेट बंदा है वो इन टिप्स से बहुत कुछ सीख सकता है, नॉट ओवर द नाइट बट विद इन फ्यू months they can change, they can transform their life. So thank you once again for being there and share such a valuable insights. Thank you very Thank you much. very much, and always a pleasure to be here in your podcast. Thank you very much. Thank